नमस्कार, आप देख रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM। मैं हूं मनोरमा। आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं वरिष्ठ समाज सेवी और भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री भानु प्रकाश मिश्र जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। बहुत धन्यवाद आपका। सर, हमारे दर्शकों को अपने राजनीतिक और सामाजिक जीवन के बारे में कुछ बताएं। देखिए, मेरी उम्र 25 साल हुई। ये 93 की बात है, 1993 की। हम लोग मुंबई गए हुए थे घूमने। वहाँ शिवसेना का झंडा और तिरंगा और शेर वो सब जब लगा कि कुछ दम है हिंदुत्व में, तो वो हिंदुत्व की परिभाषा वहाँ समझ में आई और उसे लेके हम लोग जब गोरखपुर लौटे तो वहीं से राजनीति की शुरुआत हुई। और ABCD तो मुझे मालूम नहीं था राजनीति का, लेकिन हमारे साथ यूथ की बहुत अच्छी टीम थी और उस सारे लोग की उसी समय राम मंदिर का मुद्दा भी था, मंदिर ध्वस्त हुआ था तमाम। उसी के बाद इलेक्शन हुआ था, 93 में मैं चुनाव लड़ गया शिवसेना से और लड़कों की अच्छी टीम थी, तो हम लोग प्रचार में भी बहुत तेज़ी से लगे। जबकि हमारे सामने पूर्व मंत्री शिव प्रताप शुक्ल जी चुनाव लड़ रहे थे, वीरेंद्र प्रताप शाही उस समय माफिया थे, वो भी चुनाव लड़ रहे थे। तो उन लोगों के सामने हमारी हैसियत तो कुछ नहीं थी, लेकिन जो हमारे साथ लोगों की टीम थी और जो लोगों का प्यार था, उसे लेके हम चुनाव बहुत अच्छी तरीके से लड़े और वहीं से एक नेता के रूप में मैं उभर गया। उसके बाद 96 में फिर से चुनाव आ गया। 3 साल में सरकार गिर गई, बसपा और सपा की सरकार थी, मिलीजुली वो गिर गई। 1996 में फिर चुनाव आ गया, फिर मैं शिवसेना चुनाव लड़ गया। उस बार और मजबूती से लड़ा चुनाव और उस बार भी यही लोग हमारे सामने थे। लड़ाई इतनी अच्छी हुई कि लोगों को ये लग रहा था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे श्री शिव प्रताप शुक्ल जी। वो ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं हम उनको डैमेज कर देंगे वोट के माध्यम से, चूंकि हिंदुत्व का मुद्दा मेरा भी था और भारतीय जनता पार्टी का भी था। तो उस स्थिति में कोई तीसरा ना जीत जाए, इस तरह की तमाम बातें चल रही थी। लेकिन नया नया हमारा था, मैं तो अपने पूरे परिश्रम से चुनाव लड़ा। शिव प्रताप शुक्ल जी फिर विजयी हुए थे और हम चौथे स्थान पे, मतलब नीचे से चौथे स्थान पे पहुंच गए थे। मतलब अपनी ऊंचाई बढ़ते बढ़ते हम चौथे पावदान तक पहुंच चुके थे। 96 में ही एक ज़बरदस्त घटना हो गई हमारे साथ जी। उसके बाद से मैं करीब 5-6 साल एकदम ऑन बेड था जी। उस समय आपको याद होगा, तत्कालीन माफिया था श्री प्रकाश शुक्ला, उसने मेरे ऊपर अटैक कर दिया था जी। सर, हम आगे इस घटना के बारे में मैं छोटा सा बता रहा हूँ। तो उस स्थिति में मैं फिर 2002 का चुनाव नहीं लड़ पाया और उसी दौरान समाजवादी पार्टी की सरकार थी बीच में, फिर बसपा की सरकार आई, हमको लोगों ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन करा दिया। तो चूंकि शिवसेना का यहाँ कोई अस्तित्व था नहीं, मुंबई में ही था, बाला साहब ठाकरे लेके चलते थे उनको, तो एक आदर्श के भाव से हम लोग उनके साथ जुड़े हुए थे। लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश में जातीय समीकरण के आधार पे बसपा और सपा की सरकारें उस समय बहुत हावी थी, तो मैं समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिया। वो हमारे एक रिलेटिव थे श्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी जी, समाजवादी पार्टी में मिनिस्टर रहे हैं, तो उन्होंने हमें जाके ज्वाइन करा दिया। तो मैं नेताजी के साथ, मुलायम सिंह जी के साथ मैं जुड़ गया। 2007 में फिर चुनाव आ गया विधानसभा का, तो नेताजी ने मुझे यहाँ गोरखपुर शहर से टिकट दे दिया। उस समय राधा मोहन दास अग्रवाल जी MLA थे यहाँ, 2002 में चुने गए थे। वो शिव प्रताप शुक्ल जी के अगेंस्ट में चुनाव लड़े थे, तो निर्दल थे उस समय हिंदू महासभा से, लेकिन फिर भाजपा से उनको टिकट मिल गया। तो उनके सामने मेरी स्थिति लड़ने की हुई और मैं पूरी दमदारी से चुनाव लड़ा। सेकंड पोजीशन पे था। हमारे उनके में जीत का मार्जिन भी बहुत कम रहा, लेकिन फिर भी मुझे हार का सामना करना पड़ा। लेकिन मैं नीचे से चौथे पहुंचा, चौथे से मैं दूसरे पे पहुंचा, तो मैं अपने परिश्रम के हिसाब से अपना ऊपर जाने लगा। चुनाव ख़त्म हो गया, उसके बाद से फिर प्रयास में मैं लगा रहा। राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ गोरखपुर में, अखिलेश यादव जी उस समय प्रदेश अध्यक्ष चुने गए। हमसे उनकी नज़दीकियाँ भी थी अच्छी। 2012 में किन्हीं कारणों से हमें टिकट नहीं मिल पाया, फिर भी मैं उन लोगों के साथ लगा रहा। अखिलेश जी हमें बार बार आश्वासन देते रहे कहीं ना कहीं एडजस्ट करेंगे, लेकिन किया नहीं उन्होंने। अब मजबूरी में हम 2019 में हमने समाजवादी पार्टी छोड़ दिया और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ के काम करने लगा। और आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ के हिंदुस्तान को मजबूत बनाने में, मोदी जी के नीतियों को आगे बढ़ाने में, माननीय योगी जी के आदर्शों और उनके किए गए कार्य को आगे बढ़ाने में मैं पूरा दिन प्रतिदिन अपने तन मन धन से पार्टी के लिए समर्पित हूँ। सर, अभी आपने एक दुर्घटना का जिक्र किया, आपके ऊपर जो एक हमला हुआ था। सर, ये काफ़ी सुर्खियों में रहा। मुझे लगता है कि शायद इससे एक आपके
आपकी पहचान में बहुत उछाल आई, लोगों के बीच आप काफी लोकप्रिय हो गए। सर, उस घटना का कुछ ब्रीफिंग में कुछ जिक्र करेंगे, कुछ बताएंगे? देखिए, उस कहानी तो बहुत लंबी है, बहुत समय लग जाएगा। शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ। जब 1996 में शिवसेना से चुनाव लड़ा तो उस समय हमें बहुत ज़बरदस्त अपार जन समर्थन मिला था गोरखपुर से। गोरखपुर से क्या, उस समय मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रदेश प्रमुख था शिवसेना का। तो 14-15 जिले हमारे अंडर में आते थे और मैं सब जगह घूम घूम के उस समय शिवसेना को मैं मजबूत बनाने का काम करता था। तो एक नौजवानों की बहुत अच्छी खासी टीम हर जनपदों से, आजमगढ़ से, मऊ से, बनारस से, देवरिया, महाराजगंज, बस्ती, ये सब मतलब हमारे साथ आंख बंद करके मतलब हमारे साथ लोग लगे रहते थे। तो उस पॉपुलैरिटी हमारी बहुत बढ़ गई थी और मैं चुनाव भी लड़ा था तो चौथे पोजीशन पे था, लेकिन लोग ये मानते थे कि मैं टक्कर देने में मैं ही उनके रहूँगा, कम था। तो उसके बाद से फिर अब इन लोगों को कहीं ना कहीं खटकने लगे हम कि तो रहेगा तो हो सकता कहीं आगे लग गया। तो प्लानिंग के तहत श्री प्रकाश शुक्ला को हायर करके हमारे ऊपर अटैक करा गया, क्योंकि उस समय रेलवे में ठेकेदारी का बड़ा ज़बरदस्त जोर होता था। तो हम लोग के साथ भी टीम अच्छी थी, तो हम लोग भी काम शुरू किए थे। 94 से हम लोग रेलवे में ठेकेदारी का काम शुरू किए थे। तो जहाँ हम लोग खड़े हो जाएं वहाँ पे कुछ चलता नहीं था, जैसे हम लोग जिसको चाहते थे डिसाइड करके बंटवारा कर लेते थे। तो उसमें भी लोगों को आँख में खटकता था कि अगर ये काम बढ़िया है तो ये काम ये ले लेंगे। तो तमाम विरोधी लोग एक साजिश के तहत उसको सुपारी देके श्री प्रकाश शुक्ला को हमें मारने की सुपारी दी। उसने 1 अगस्त 1997 में दिल्ली होटल पे हमारे ऊपर AK-47 से हमला किया था। जी सर, क्या हुआ था उस समय एग्जैक्टली? आप बैठे हुए थे होटल के कमरे में? वो एक्चुअली हुआ था होटल में, हम लोग विधानसभा का सत्र चल रहा था, मायावती जी की गवर्नमेंट थी और लखनऊ हम लोग गए। जैसे हम लोग का जाना होता था लखनऊ रेलवे में पेमेंट के लिए DRM ऑफिस, और सुबह जाके हम लोग शाम को लौट आते थे। उस दिन दुर्भाग्य था कि जिससे मिलने हम लोग को जाना था वो ऑफिस आए नहीं, उनका कहीं विजिट लग गया था गोंडा ओंडा, तो हम लोग को रुक जाना पड़ा। उस दिन पेमेंट के सिलसिले में हम लोग गए थे, तो हम लोग 2 कमरा आमने सामने खोज रहे थे, चूँकि गाली गलौज तो बहुत दिन से चल रहा था, इससे मार देंगे, देख लेंगे, हम लोग भी बोलते थे ठीक है देख लेंगे। तो ये सब चल रहा था। तो अपनी सावधानी के नाते हम लोग भी, अपने साथ सुरक्षाकर्मी हमारे साथ रहते थे लोग, तो हम लोग आमने सामने 2 कमरा ले रहे थे। कहीं उस समय सत्र चलने के नाते कहीं कमरा मिला नहीं। हुसैनगंज चौराहे पे एक दिलीप होटल है, उस पर हमें आमने सामने एक कमरा मिल गया। 108 और 102 102 में हम रुके हुए थे, एक सामने वाले में 108 में हमारे साथ जो लड़के थे वो सुरक्षाकर्मी, वो लोग रुके हुए थे। सुबह सुबह हमारे एक मामा का लड़का था विवेक शुक्ला, उसी घटना में एक्सपायर कर गया, वो गोली लगी उसको। उसका एडमिशन उसने लिया था डेंटल कॉलेज में। वो डेंटल कॉलेज को मान्यता नहीं मिली, डोनेशन का पैसा वो ले चुका था। तो हमसे बोला भैया चलिएगा एक बार, तो हो सकता है आपके प्रयास से मेरा पैसा वापस हो जाए। अब देखिए दुर्भाग्य था, बेचारा मेरे साथ गया वो, और उसके साथ सुबह सुबह हम लोग 6 बजे उनके घर पहुँच गए, जो उसके चेयरमैन थे। पहुँचने के बाद उनसे बातचीत हुई, उन्होंने मतलब हम लोग उनको जिस तरह से भी प्रेशर बनाना था बनाए हम लोग। तो उसने प्रॉमिस किया कि 10-15 दिन में हम आपको धीरे धीरे करके पैसा वापस दे देंगे 2-3 शिफ्टों में। और उसी समय हमें याद है कि मुंबई में उत्तर भारतीय सम्मेलन हुआ था शिवसेना का, उसमें भी हम लोग यहाँ से गए हुए थे। संजय निरुपम उस समय राज्यसभा सांसद थे, तो उन्होंने इसको आयोजित किया था। तो बाला साहब के सामने हम लोग वहाँ प्रस्तुत हुए। तो हम लोग की बहुत अच्छी टीम थी उत्तर भारतीयों की मुंबई में। तो उसमें कह के हमने विवेक का एडमिशन मुंबई के एक डेंटल कॉलेज में करा दिया था फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये हुआ कि इसका पैसा इसका रिफंड हो जाएगा, वो जाके वहाँ अपना पढ़ाई करेगा। उसी दौरान हम लोग वहाँ से लौट के आए, श्री प्रकाश शुक्ला का कोई सहयोगी उसी होटल में रुका हुआ था, उसने मुखबिरी कर दी। और हम लोग, हमको लगता है 8, साढ़े 8 बजे करीब लौट के आए थे। सुबह चूँकि 5 बजे निकल गए थे उसको खोजते हुए। तो आए हम लोग, लेट गए थे, लेटे में नॉक हुआ दरवाज़ा, चूँकि हम लोग नाश्ते का ऑर्डर किए थे। तो वेटर लेके आया प्लेट व्लेट फिर रखी जाए, हमने कहा उसको बंद मत करो, थोड़ा देर वेट करो, अभी फिर आएगा, फिर खोलना ही पड़ेगा। तो हम 3 लोग लेटे हुए थे, बाकी एक हमारे साथ जिनको गोली लगी थी वो टॉयलेट में थे। जैसे वेटर गया, विदिन 5 मिनट्स दरवाजे पे फिर से नॉक हुआ और एक मारते हुए दरवाजे पे पैर, गाली देते हुए कि मैं श्री प्रकाश शुक्ला। उसने फिर 47 चलाना शुरू कर दिया। 2 मैगजीन चलाया उसने, मैगजीन चेंज करते समय उसके साथ ही एक 4-5 पिस्टल से गोली चलाया। कुल 104 गोलियां चलाई थी उसने। 27 गोली मुझको लगी थी। मेरे मामा का लड़का जो बगल में था एक्सपायर कर गया। हमारे साथ 2 और लोग थे, उनको भी गोली लगी। किसी तरीके से हॉस्पिटल ले जाया गया। गोली मारने के बाद उसने तुरंत हमारे घर पे फ़ोन किया गोरखपुर कि इस तरह से है, मैंने मार दिया, लाश पड़ी है, सबकी उठा लाओ।
वो थोड़ा सा हम लोग के लिए प्लस पॉइंट हो गया कि जितने हमारे रिलेटिव्स थे लखनऊ में, उनको लोग यहाँ से फ़ोन फान के, उस समय मोबाइल नया नया आया था, मैं उषा फ़ोन का मोबाइल नया नया लिया था। तो खैर बातचीत हुई, उसके बाद से फिर सब लोग इकट्ठा हो गए, ट्रीटमेंट चालू हुआ, तो प्रभु की कृपा थी कि लंबा समय अस्पताल में बीता। जी। मैं पूर्णतया तो समझ लीजिए कि ठीक हुआ 2008 में। जी। जब 2007 में मैं शिवसेना से चुनाव लड़ा था, तब भी मेरे हाथ में पूरा एलिजा रोग के और लोहे के सब रॉड पड़े थे। जी जी। तो पूरी तरह से स्वस्थ तो समझ लिए 7-8 साल लग गया था मुझको होने में। जी। भानु जी, लोकसभा चुनाव निकट हैं, बिगुल बज चुका है। जी जी। इस आगामी चुनाव को आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, इस समय तो मोदी जी का जो विकास, हिंदुस्तान को एक उच्च शिखर पे पहुंचाने का उनका प्रयास, जी। निश्चित रूप से सामने कोई है ही नहीं इस लड़ाई में। और जो उन्होंने टारगेट दे रखा आपकी बार 400 पार, निश्चित रूप से हम लोग 400 सीटें जीत के आ रहे हैं। जी। और सबसे बड़ा है कि जो इतने दिनों से विवादित मंदिर, विवादित ढांचा जिसको हम लोग पहले कहते थे, राम मंदिर का, वो सपना पूरा हुआ। जी। पूरे हिंदुस्तान में आज जो आस्था राम के प्रति लोगों की है, निश्चित रूप से सरकार बनवाने में हम लोग की मदद करेगी। जी जी। मतलब आप एक पक्षी इस चुनाव को देख रहे हैं? 100% कोई है ही नहीं विपक्ष में, मुकाबले में कोई दिखाई नहीं दे रहा है। कोई नहीं। जी सर, एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगी कि INDIA गठबंधन जो बना था, धीरे धीरे उसे घटक के लोग अलग होते जा रहे हैं, तो इस तरह से तो वो कमज़ोर ही पड़ता जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये गठबंधन राजग का मुकाबला किस तरह से करेगा? कहीं कोई मुकाबला है ही नहीं है। वो इंडिया गठबंधन जो उन्होंने बनाया है, अगर वो सब लोग उनके साथ भी रहते तब भी कुछ नहीं कर पाते। उनका कोई विजन नहीं है। मोदी जी के पास एक विजन है। मोदी जी जो सोचते हैं अर्थव्यवस्था के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, वो सब कुछ करके दिखाते हैं और धरातल पे दिखता है। आज जनता देख रही है कि हमारी बुनियादी सुविधाएं क्या है, उसको देने का काम कौन कर रहा है, तो वो काम मोदी जी कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से मोदी जी का नाम ही काफ़ी है इस समय चुनाव में, और मोदी जी के नाम पे ही हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, और मोदी जी के नाम पे ही वोट मिलना है। ये राजग वोजग चलो नहीं पाएगा। जी। वो देखिए, स्थिति ये है ना, अभी समाजवादी पार्टी के साथ लोक दल थी, जयंत चौधरी जी। मान लीजिए एक मोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ। गठबंधन में राजग, ये इसका INDIA के गठबंधन में अखिलेश यादव जी मान लीजिए उनको 10 सीटें देते हैं यूपी से, क्या 10 जीत पाएंगे? वो एक सीट नहीं जीत पाएंगे। और अगर राजग के साथ आते हैं, 2-3 सीटें भी अगर मिलती तो 2-3 MP उनके होंगे, इसकी गारंटी है। तो इसीलिए कहा गया मोदी हैं तो गारंटी है। जी जी। इस तो यही है, को वो जस्टिफाई करते हैं 100%। अच्छा सर, किन किन मुद्दों पर पक्ष और विपक्ष चुनाव लड़ेंगे? विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। मुद्दे तो बड़े सारे हैं। कौन से बताइए? मोदी जी सबसे बड़ा मुद्दा है, उनके कामों में कमी निकालना, अब देखिए, विपक्ष में तानाकशी करना। नहीं, बात आपकी एकदम सही है कि जब जो आदमी काम करता है तो उसका एक मोटो है कि काम करना है, दिन रात मेहनत करके काम कर रहे हैं। आज अपने देश की स्थिति पहले क्या थी और आज क्या है, ये सारे लोग देख चुके हैं, सारे लोग जान चुके हैं। गरीबों को हर बुनियादी सुविधाओं से मुहैया कराना। जिन घरों में बूढ़ी औरतें चूल्हा फूंक फूंक के पूरा खाना बनाती थीं, उनकी क्या स्थिति तब रही होगी, आज उनके यहाँ गैस सिलेंडर मुफ्त में मिल रहा है मोदी जी की सरकार में। अब वो क्या महसूस कर रही होंगी। इन सब बातों को लेके विपक्ष के पास कोई मुद्दा चूंकि है नहीं, तो हर चीज़ में वो कमी खोजते हैं। और जाहिर सी बात है, इतना बड़ा हिंदुस्तान है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लापरवाही कहीं ना किसी से भी हो सकती है। बिल्कुल, ये मानव प्रकृति है। मान लीजिए हम भी कोई अच्छा काम करते हैं तो कहीं ना कहीं कोई चीज़ मिल ही जाएगा, लेकिन उसका ये मतलब थोड़ी ना कि हम उसी को पकड़े रहें। अब देखिए, सबसे गलत इन लोगों का जो एक मुद्दा था, मान लीजिए राम मंदिर, तो राम भगवान सबके भगवान हैं। अब ये लोग भगवान में बंटवारा कर दे रहे हैं। अखिलेश यादव आमंत्रण भी ठुकरा दिया। भाई, अगर आपकी आस्था थी भगवान में तो आपको जाना चाहिए था ना कार्यक्रम में। सारे लोग आए, देश से एक हस्तियां वहां पहुंची, तो आपको भी जाना चाहिए था। लेकिन आप विरोध कर रहे हैं। किस बात का विरोध? भाई, मोदी जी अपना मंदिर तो बनवा नहीं रहे थे। उन्होंने तो, सबकी इच्छा थी कि राम मंदिर बन जाए। इतने दिनों से राम मंदिर में ताला बंद था, किसी तरीके से ताला खुला। ताला खुलने के बाद निर्माण शुरू हुआ, टेंट में आए, टेंट से फिर
उनको एक स्थान मिला, उसके बाद से मंदिर का निर्माण हुआ, मंदिर में प्राण प्रतिष्ठान हुआ, तो कम से कम आपको उसमें नहीं आप विरोध करते, लेकिन राम के नाम पे तो आपको कम से कम समर्थन देना चाहिए था। ये सब जनता देख रही है, उनके पास कोई मुद्दा है नहीं। भानु जी, आप समाजवादी पार्टी में थे, आप एक कट्टर, मुझे जहाँ तक मैं आपको जानती हूँ, मैंने रिसर्च किया आपके बारे में, आप एक कट्टर हिंदूवादी हैं। तो समाजवादी पार्टी को छोड़कर भाजपा में आने का क्या एक मुख्य कारण ये था? नहीं, मुख्य कारण था। और दूसरा ये था कि जब तक मुलायम सिंह यादव थे तो मुलायम सिंह यादव के अंदर एक क्षमता थी सबको एक साथ बांध के रखने की। अखिलेश यादव के पास वो क्षमता है नहीं। जैसे एक कहा जाता है ना गांव में कि अरे चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ है, तो अखिलेश यादव चांदी का नहीं सोने का चम्मच लेके पैदा हुए। उनको संघर्ष मालूम है नहीं है, संघर्ष तो नेताजी ने किया था, तो सारे लोगों को एक साथ लेके चलते थे। इनको सिर्फ यादव मुस्लिम उसके अलावा कुछ नहीं। अभी लग रहा है कि किसी तरीके से पिछड़ी को जोड़ लो तो हम थोड़ा मजबूत हैं, तो पीडीए बना दिया उन्होंने। तो इससे कुछ होना नहीं है। अखिलेश यादव को राजनीति करने आती ही नहीं है। अगर राजनीति करने उनको आती तो उनकी एक स्थिति होती। कब क्या बोल जाएंगे उनको ये भी नहीं मालूम है, किसके बारे में क्या बोल जाएंगे। अभी भी मुख्यमंत्री के पद से उतर चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अभी भी उनके अंदर एटीट्यूड वही है कि मैं मुख्यमंत्री हूँ। तो जब तक ये उनके अंदर रहेगा वो राजनीति में सफल नहीं हो पाएंगे। जी। वो कहते हैं रस्सी जल गई बल नहीं। वही है। जी। अच्छा भानु जी, आप सामाजिक रूप से भी बहुत एक्टिव रहते हैं, तो अपने कुछ सामाजिक कार्यों पे कुछ प्रकाश डालें, कुछ बताएं उस क्षेत्र में। जैसे देखिए, हमारी एक संस्था है सूर्यांश फाउंडेशन जी। तो हम लोग उस संस्था के तत्वावधान में कुछ ना कुछ गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, शोषितों के लिए हम लोग काम करते रहते थे। पहले भी करते रहते हैं, अभी भी करते रहते हैं। कोरोना के टाइम में हम लोगों ने बहुत काम किया इस पे। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग भी थे जुड़े। हमें याद है कि कम से कम हमें लगता है कि 30-35 दिन लगातार 500 लोगों का भोजन हम लोग सुबह शाम हम लोगों ने बनवाया और वितरित किया। उसके बाद अनाज भी हम लोगों ने वितरित किया। तो उस सब में एक बार भारत रत्न सम्मान से मुझे भी सम्मानित किया गया। मनसुख मांडविया जी इस समय केंद्र सरकार में मिनिस्टर हैं, उन्होंने हमें सम्मान दिया था कोरोना काल के इस उपलब्धि के नाते। तो हम लोग आज भी जहाँ लगता है कि गरीब है, दुखियारी है, इसकी मदद होनी चाहिए, तो आउट ऑफ वे जाके हम लोग मदद करने का प्रयास करते हैं उसकी। जी। अच्छा भानु जी, एक बार फिर से मैं उसी पुराने मुद्दे पे आऊँगी। अभी जैसे कि मैंने कहा कि आप समाजवादी पार्टी से थे, इसी पार्टी से अभी स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कुछ दिन पहले इस्तीफा दिया है, तो इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी स्वार्थी व्यक्तित्व हैं जी। उन्हें अपना स्वार्थ दिखता है कि कहाँ हमें जाने में लाभ है, कहाँ हमें जाने में नुकसान है, तो इसका आकलन करके इस तरह से दल बदल करते रहते हैं जी। और यही कारण है कि समाजवादी पार्टी में भी वो ज़्यादा दिनों चल नहीं पाए जी। उल्टा उलूल जुलूल बयान देना, उल्टा सुल्टा बक देना, और उनका रामायण बताइए, तो ये सब उनका कार्य ठीक नहीं है। और यही कारण है कि वो ईगो के तहत आके उनका नुकसान होता है, और वो नुकसान कर बैठे अपना पूरी तरीके से जी। देखिए, राजनीतिक व्यक्ति वो है कि जो समय की धार को देखता है कि समय किधर जाने वाला है, हमारा कहाँ पे भविष्य है। सिर्फ आप अपने स्वार्थ की बात देखें, क्या है आपके पास? स्वामी प्रसाद मौर्य मतलब क्या? उनके नाम पे कहीं वोट है? उनके नाम पे कोई व्यक्ति वोट देने वाला है? नहीं है। वो खाली अपने उस गुरूर में है जी। कि मैं बहुत बड़ा नेता, तो ठीक है ना, पार्टी बना रहे हैं, पता चल जाएगा जी। और भारत में रह के एंटी हिंदुवादी होकर चलेगा, कतई नहीं सर्वाइव कर पाएंगे वो जी। वो यही होगा, कहीं ना किसी दिन कहीं बेइज्जत होंगे वो जी। कर्म ही उनका ऐसा ही है जी। तो दोस्तों, आज हमारे साथ थे भारतीय जनता पार्टी के नेता भानु प्रकाश मिश्र जी। इसी तरह से इस शहर की और भी शख्सियत से रूबरू होते रहने के लिए देखते और सुनते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।